प्रवक्ता की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कल हमने देखा कि राज्य के कितने आवश्यक तत्व होते हैं, बहुत संक्षिप्त परिचय रहा। कल हमने जानने का प्रयास किया हमने और आपने कि राज्य इन तत्वों से मिलकर राज्य का निर्माण हुआ है। अब हम आज थोड़ी संक्षिप्त चर्चा करना चाहेंगे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में तमाम विचारकों ने अपने अपने मत दिए हैं। हम संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करते हैं कि कितने उत्पत्ति के सिद्धांत रहे हैं जिसको हम मुख्य तौर पर पढ़ने से कुछ परीक्षा संबंधी उपयोगी प्रश्न वहाँ से प्राप्त होते हैं। वैसे देखा जाए तो तमाम उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हम 7 सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला हमारा है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा शक्ति का सिद्धांत, तीसरा है पितृमूलक सिद्धांत, चौथा है मातृमूलक सिद्धांत, पांचवा हम सामाजिक समझौता सिद्धांत, जहाँ से अमूमन क्वेश्चन पूछता ही है। 3 प्रमुख विचारक हैं, आगे चर्चा करेंगे इसकी। अगला है छठवां हमारा ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत, 7वां हमारा है मार्क्सवादी सिद्धांत। इन सिद्धांतों के बारे में अलग से हम लेक्चर्स में, अगले लेक्चर्स जो भी आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें हम अलग अलग से विस्तृत व्याख्या करेंगे, लेकिन आज सिर्फ जानते हैं कि यह सिद्धांत वास्तव में कहना क्या चाहते हैं। जैसे हमारा जो पहला सिद्धांत है वो है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में अगर कालक्रम के अनुसार देखें, ये जो है सबसे पहला सिद्धांत है, सबसे पहला सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब होता है कि राजा जो होगा, जो आपका राजा होगा, या आपके प्रति यानी प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अब बात निकल के आती है कि अगर प्रजा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा तो किसके प्रति उत्तरदायी होगा? यह जो है भगवान या ईश्वर, जो भी आप मानते होंगे या जिसमें आपकी आस्था होगी कि इस व्यक्ति ने सृष्टि का निर्माण किया है, तो इस सिद्धांत यही कहता है कि जो व्यक्ति सृष्टि का निर्माण किया है वही व्यक्ति किसका निर्माण किया है? राज्य का निर्माण किया है। तो राजा किसके प्रति उत्तरदायी होगा? प्रजा के प्रति उत्तरदायी ना होकर किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा। किसके प्रति उत्तरदायी होगा? ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा। अब हम देखते हैं कि अगर राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा तो क्या राज का विरोध करना पाप है? हाँ, बिल्कुल पाप है, क्योंकि जो वह तो आपके प्रति उत्तरदायी तो है नहीं, वह तो ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। मतलब उसका जो उत्तरदायी तो बनता है ईश्वर के प्रति बनता है। तो अमूमन सवाल पूछ दिया जाता है कि दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में यदि आप राजा का विरोध करते हैं तो क्या है? तो वह क्या है? पाप है। अमूमन क्वेश्चन आपको ऑप्शन कभी भी आएगा तो आप पाप ही मानिएगा। इस सिद्धांत को सबसे पहले यहूदी धर्म में माना गया। कहाँ पे? यहूदी धर्म में। यह सिद्धांत जो हमारा सबसे पहले यहूदी धर्म में आया। किस धर्म में आया? यहूदी धर्म में आया। और यदि भारतीय परंपरा में बात करें तो महाभारत के, इसके महाभारत के शांति पर्व में आया। कहाँ पे आया? महाभारत के शांति पर्व में आया। और बाद में भविष्य में यह जो है ईसाई धर्म में ज़्यादा व्याप्त हुआ। कहाँ पे? ईसाई धर्म में ज़्यादा व्याप्त हुआ। ठीक, क्योंकि बाद में जब तमाम पोपकालीन प्रक्रिया मध्य यूरोप में चली तो सेंट अगस्टाइन वगैरह आए तो इस मत का प्रबल समर्थन किया। तो हम 2-3 चीज़ें इस सिद्धांत में निकलती हैं कि सबसे पहले यहूदी धर्म, कहाँ पे? यहूदी धर्म में आया। भारतीय परंपरा में महाभारत के शांति पर्व में आया। और बाद में ईसाई धर्म में इसकी महत्व बढ़ी है। हमारा जो अगला सिद्धांत है वह शक्ति का सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत कोई आज का नया सिद्धांत नहीं है, प्राचीन सिद्धांत रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। जैसे थ्रेसिमेक्स का कहना था कि न्याय क्या है? शक्तिशाली का हित है। तो यह सिद्धांत मानता है कि जिसके पास बल था उसने लोगों को एकत्रित किया और राज्य का निर्माण किया। जैसे वाल्टियर का भी बहुत फेमस कोटेशन अमूमन क्वेश्चन पूछ देता है कि उन्होंने कहा था कि प्रथम राजा जो है क्या है? भाग्यशाली योद्धा है। यानी दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? बल, यानी बल बहुत जरूरी है। पहला सिद्धांत हमारा कहा कि राज्य की उत्पत्ति देवताओं के द्वारा हुई है। दूसरा हमारा सिद्धांत कहता है कि अगर आपके पास बल है तो आप राज्य का निर्माण कर सकते हैं, यानी राज्य का निर्माण उसने किया होगा जिसके पास बल होगा। हमारे इसी कड़ी में अगला जो सिद्धांत है हमारा पितृमूलक सिद्धांत है। पितृमूलक सिद्धांत माना जाता है कि जो राज्य का निर्माण हुआ है ये परिवार से हुआ है, कुटुंब से हुआ है, और इसमें जो पुरुष वर्ग की प्रधानता रही थी। हमारा जो अगला सिद्धांत है वह मातृमूलक सिद्धांत है। मातृमूलक सिद्धांत में अमूमन क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछते नहीं है, लेकिन जानने का मतलब थोड़ा सा नॉलेज रहे तो ठीक ही है। मातृमूलक सिद्धांत भी पितृमूलक सिद्धांत के तरीके से ही है। इसके तमाम विचारक पाए जाते हैं, जैसे मॉर्गन हो गए या मैकालेनान हो गए या बेचोफेन हो गए आदि, जो है मातृमूलक सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। और पितृमूलक सिद्धांत के संभवतः सर हेनरी मैन अच्छे प्रवक्ता रहे हैं पितृमूलक सिद्धांत के। तो हम देखते हैं कि दोनों सिद्धांत लगभग एक ही है। एक पिता को महत्व देता है, दूसरा माता को महत्व देता है। हमारे सिद्धांतों के सबसे अगली कड़ी में जो सबसे प्रमुख सिद्धांत निकल के आता है वह है सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत में हम मुख्य रूप से 3 विचारकों को पढ़ते हैं। पहले हमारे हॉब्स हैं,
दूसरे हमारे लॉक हैं, तीसरे हमारे रूसो हैं, यानी हॉब्स लॉक रूसो। यह सिद्धांत मानता है कि जो राज्य का निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? समझौते से हुआ है। जो राज्य का निर्माण हुआ है किससे हुआ है? समझौते से हुआ है। अगर हम भारतीय परंपरा में बात करेंगे तो देखेंगे कि चाणक्य का कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और जो मनुस्मृति, ये दोनों, ये जो भारतीय परंपरा में जो एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र हो गया या मनुस्मृति हो गई, तो ये दोनों भी बताते हैं कि जो है राज्य का निर्माण कैसे हुआ? सामाजिक समझौते से हुआ है। और अगर आप जाएंगे पाश्चात्य में तो सामाजिक समझौता सिद्धांत में तो भाई 3-4 विचारक का नाम तो फेमस है। कौन था? मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फेमस है, जैसे हमारे हॉब्स हो गए, लॉक हो गए और रूसो हो गए। इन तीनों विचारकों को हम सामाजिक समझौता सिद्धांत में पढ़ते हैं और इन्हीं तीनों विचारकों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इन सिद्धांत में सबसे खासियत इस बात की भी रही है कि यह जो है यह सिद्धांत जो है प्राकृतिक अधिकार, यह सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों पर ज़्यादा जोर देता है। सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है वह जो तीनों विचारक प्राकृतिक अधिकार को अपना एक वेश बनाते हैं कि एक आने वाले समय में या बीते हुए समय में प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसका निर्माण हुआ? राज्य का निर्माण हुआ। कमोबेश हम देखते हैं तो अमूमन क्वेश्चन प्राकृतिक अधिकारों से पूछते हैं। अब इनके तीनों विचारकों के प्राकृतिक अधिकारों में मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव, उनका रहन सहन और उनकी आवश्यकता क्या है, तीनों विचारकों की अपनी अलग अलग रही है। ठीक, तो हम आने वाले वीडियो में इस तीनों विचारकों को विस्तृत अध्ययन करेंगे कि सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है क्या। सिद्धांतों की कड़ी में अगला हमारा जो सिद्धांत है वह है ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत। देखिए, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत यदि हम बात करें तो यह सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे स्वीकारात्मक यानी स्वीकार करने वाला सिद्धांत माना जाता है और आधुनिक समय में सबसे ज़्यादा उपयुक्त सिद्धांत यही है। ये सिद्धांत कहता है कि जो राज्य का निर्माण है वह जो है ना तो बल ना ही शक्ति, बल शक्ति तो अमूमन एक ही होता है, ना तो कोई सामाजिक समझौता, ना तो कोई ईश्वर, यानी इन सब ने राज्य का निर्माण नहीं किया है। यह सिद्धांत कहता है कि इन सब ने राज्य का निर्माण नहीं किया है। राज्य का निर्माण कैसे तब हुआ जब किसी ने नहीं किया? तो राज्य का निर्माण स्वाभाविक हुआ। राज्य का निर्माण कैसे हुआ? अपने आप हो गया, धीरे धीरे राज्य का निर्माण हुआ। पहले ग्राम बना, विकास बना, मतलब एक क्रम से राज्य का निर्माण होता चला गया। इस सिद्धांत को मानने वालों में जैसे आपके मैकाइवर हो जाएंगे, पर्सली हो जाएंगे, गार्नर हो जाएंगे, बर्गेस हो जाएंगे। इस सिद्धांत के जो सहायक तत्वों के बारे में चर्चा करें तो इस सिद्धांत को मानने में पहले रक्त संबंध जो है हमारा, पहला हमारा रक्त संबंध सहायता करता है। दूसरा, इस सिद्धांत को मानने में धर्म की सहारा लिया जाता है। धीरे धीरे धर्म से लोगों एकत्रित में राज्य का निर्माण हो गया। ठीक है, यानी वो सारी चीज़, अगर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ इसमें है कि राजनीतिक चेतना, इस सिद्धांत को मानने में जो सबसे अहम भूमिका निभाया वह किसने निभाया? राजनीतिक चेतना ने जो है सबसे प्रमुख, सिद्धांत को मानने में सबसे प्रमुख भूमिका जो है राजनीतिक चेतना ने निभाया। इस सिद्धांत के बारे में कुछ विचारकों के कोटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो देख लीजिएगा। हालांकि बाद में हम एक कथन पे अलग सा वीडियो बना देंगे आपको। जैसे गिलक्राइट ने कहा था विकासवादी सिद्धांत के विषय में कि कुटुंब का संग उतना ही धार्मिक था जितना कि वह स्वाभाविक था। या विल्सन ने लिखा है कि धर्म विचार था, साजकता थी और यही एकमात्र राज्य की उत्पत्ति का कारण था। या मैकाइवर का कोटेशन भी बहुत बार पूछ लेता है। मैकाइवर के अनुसार यह सही है कि राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण शक्ति या बल नहीं, फिर भी राज्य के विकास के पीछे शक्ति का पर्याप्त हाथ रहा है। उसी तरीके से मतलब कहने का है कि जो विकासवादी सिद्धांत है मानता है कि राज्य का निर्माण एकाएक नहीं हुआ, किसी सामाजिक समझौते, शक्ति आदि के कारण नहीं हुआ। राज्य का निर्माण स्वाभाविक हो गया, स्वतः ही हो गया। हमारे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे जो अंतिम सिद्धांत आता है वह है मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवाद का नाम लेते ही आप लोगों के मन में द्वंद्व उत्पन्न हो जाता होगा। जैसे हम जब मार्क्सवाद का नाम कहीं भी सुनते हैं यहाँ, तो हम देखते हैं कि एक कट्टरपंथी विचारधारा कह सकते हैं, हालांकि कहना तो थोड़ा सा अनुचित ही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं द्वंद्व के विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब मार्क्सवादी सिद्धांत कहीं पर भी देखिएगा तो मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के विषय में कहता है कि जो राज्य का निर्माण है वो किसी नैतिक उद्देश्य वगैरह के लिए नहीं हुआ है। राज्य का निर्माण किसके लिए हुआ है? राज्य का निर्माण शोषण के लिए हुआ है। ठीक, मार्क्स ने अपने कैबिनेट मैनिफेस्टो में लिखा भी है कि आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। उसी तरीके से मार्क्स का एक मित्र था एंगल्स, बहुत मार्क्स का अच्छा खासा
मित्रता कहा जाता था कि मार्क्स जितना निर्धन था एंगल्स उतना ही एक बिजनेसमैन व्यक्ति था, लेकिन दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एंगल्स ने भी राज्य के विषय में मार्क्स से मिलता जुलता कोटेशन ही कहा हुआ है। उसने कहा कि राज का अस्तित्व अनंत काल से नहीं है रहा है, ऐसे भी कई समाज रहे हैं जिसमें राज था ही नहीं। एंगल्स ने कहा कि राज जो कोई प्राचीन काल से शुरू से राज नहीं रहा है, ऐसे बहुत से समाज के उदाहरण मिले जिसमें राज नहीं था। लेकिन राज का निर्माण तब हुआ जब शोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जब संपत्ति का अर्जन शुरू हुआ, संपत्ति जहाँ पे होती तहाँ लालच शुरू हुआ, जब लालच शुरू हुआ तो शोषण शुरू हुआ, तो वहीं से राज का निर्माण शुरू हो जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरीके के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिशन प्रवक्ता। धन्यवाद।